दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी नौकरी भी कर रहे होंगे। आज का सेशन बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो आपके पास जो भी जनरल बैंकिंग आती है ना, आप किसी भी बैंक से हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपके पास जो जनरल बैंकिंग आती है पहले तो उसके क्वेश्चन है आपके पास आज। उसके बाद जो पीएनबी वाले हैं उनके लिए एक तो उनका जो मेनू ऑप्शन और एटीएम रिस्पांस कोड प्रिंट के साथ लेकर आया हूं और ऑप्शन के साथ। ऐसे नहीं हूं, ऑप्शन लाया हूं आपके साथ ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ ऑप्शन ऐसे आते विद ऑप्शन है। जरूर देखिएगा। क्लास आज मेरे को लगता है कि लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्लास को जरूर देखिएगा। और बाकी जितने अदर बैंक वाले हैं वो तो देखेंगे क्योंकि उनके लिए भी जनरल बैंकिंग। आप ये चीजें पहले पढ़ चुके हो, रिवीजन चल रहा है। अब ये बताना कि बाकी बैंकों का एग्जाम कब कब है, ये जरूर मेरे को बताइएगा। पीएनबी तो 9 तारीख को है, पीएनबी को छोड़ के। अब बाकी बैंक वाले बताएंगे, एसबीआई वाले बताएंगे सर हमारा पेपर इतनी तारीख को है। बाकी जो भी बैंक वाले हमारे साथ जुड़े हैं, अगर बाकी बैंक वाले नहीं जुड़े हैं तो फिर मैं पीएनबी का ही शुरू करूंगा, क्योंकि जब खाली पीएनबी वाली हैं तो फिर बाकी अलग अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरे को जरूर बताना सर हमारा एग्जाम इस तारीख को, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मैं और भी कुछ देख सकूं आपके लिए। तो आज थोड़ा लेक्चर ज्यादा हो गया, शुरू करता हूं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, याद हो जाना चाहिए आपको अब तक। इन विच ईयर वाज यूपीआई लॉन्च इन इंडिया? भारत में तो जो यूपीआई है वो कब लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 और 2018। तो ये तो आपको पता ही है कि भारत में यूपीआई को 2016 को लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक्सप्लेन के साथ चलूंगा आज, कौन इसको चलाता है वो भी देखेंगे। कि भारत में जो यूपीआई है 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। और इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन यानी एनपीसीआई, एनपीसीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने इसको डिजाइन किया था, किसको? यूपीआई को। ठीक है भाई साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ जाना चाहिए, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन? यूपीआई ट्रांजेक्शन की अधिकतम लेन देन सीमा क्या है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 10,000 रुपए, दूसरा हो जाएगा 20,000, तीसरा हो जाएगा 50,000 और चौथा हो जाएगा 1,00,000 रुपए। आपको पता है कि यूपीआई की जो अधिकतम लेन देन है वो हो जाएगी 1,00,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देसी भाषा में पढ़ाता हूँ इसलिए आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ज्यादा इंग्लिश चलती नहीं है इसमें, क्योंकि सब स्टाफ तो क्लर्क है और आपके इसी लेवल के क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा तो मैं हार्ड भी स्केल 1 2 सीआईबी के क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं डालता क्योंकि मेरे को पता है कि डाल के कोई फायदा नहीं है। अगर आप बताएं तो मैं डाल भी दूंगा। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। क्या है? यूपीआई लेनदेन की अधिकतम सीमा हर बैंक में अलग अलग होती है। देखो उदाहरण के लिए एसबीआई यूपीआई लेनदेन की प्रतिदिन की जो सीमा है वो 1,00,000 रुपए है और मैक्सिमम आपको 1,00,000 की मिलेगी, है ना। वही इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, करूर वैश्य बैंक, बंधन बैंक, सबकी कितनी है? 1,00,000 रुपए और 1 ही लाख रुपए। बाकी देखो आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, सबकी 1,00,000 रुपए है। तो वह कितने है? 1,00,000 रुपए है मैक्सिमम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द नॉट फीचर ऑफ यूपीआई? यूपीआई का बोले इनमें से कौन सी विशेषता नहीं? यूपीआई की विशेषता देखो, सबसे पहले इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, कि तत्काल फंड ट्रांसफर होता है इसमें। इसलिए आपके हिंदी में भी लाता हूं मैं, तो थोड़ा आप भी देख लीजिएगा। भाई जब इतने मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि पढ़ें प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप कहीं से पढ़े पढ़े, भाई मेरे से मत पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, लेकिन इस बार कैशियर का टैग लगा दो अपने ऊपर बस।
मेरी आप लोगों से यही विनती है, तुम जितने भी मेरे साथ जुड़े हो, मैं सोचता हूँ आज थोड़ा रेस्ट करूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं यार, एग्जाम नजदीक है, रेस्ट एग्जाम के बाद ही होगा। ठीक है। अगला ऑप्शन है यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, कि अनेक जो बैंक अकाउंट है उनके लिए प्लेटफॉर्म होता है इसका, किसका, यूपीआई का, क्योंकि किसी भी बैंक से आप उसको यूज कर सकते हो। तीसरा है फिजिकल कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन, कि मतलब फिजिकल कार्ड्स कैसे, जो यूपीआई आप अपना जो कार्ड लेके जाते हो फिजिकल, उससे ट्रांजेक्शन करते हो। और चौथा है नन ऑफ दिस। तो यूपीआई में तो फिजिकल का कोई काम नहीं है, मतलब फिजिकल मीन्स होता है कि आप खुद जाके, कोई कस्टमर जाके काम करता है, रुपए निकालता है। तो यूपीआई में तो ऐसा कोई काम होता नहीं है ना, कि जहाँ आने जाने का कोई उसमें सिस्टम है नहीं, वो तो खाली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फिजिकल कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले आपको ना पेपर में ये देखना है कि नोट लिखा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन अगर आपने आंसर आता है क्वेश्चन अगर सही पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास है कि करंटली जो भीम ऐप है वो कितनी भाषाओं में, कितनी भाषाओं में उपलब्ध है भीम ऐप। पहला ऑप्शन है 10 भाषाओं में, दूसरा है 20, तीसरा मिलेगा आपको 20, और दूसरा मिलेगा 12, और चौथा मिलेगा 15। तो जो भीम है, मैंने आपको कई बार ये चीज बता दी है, भीम की जो ऐप है ना वो 20 भाषाओं में। आपके पास ये नहीं आएगा कि कौन कौन सी भाषा है, लेकिन आपके पास ये जरूर आएगा कि भीम ऐप कितने भाषाओं में संग्रहित है, कितनी भाषाओं में उसको बनाया गया है। तो भाषाएं कितनी हो जाएगी, 20। आपको भाषा ये बता देता हूँ, वैसे पेपर में आएगा नहीं भाषा का, आपको बता देता हूँ कि ऐसे नहीं कि जो मैं एक्सप्लेन बताता हूँ तो आपका वो हर पेपर में आएगा, लेकिन उससे मिलता जुलता अगर आ जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा है नहीं था, आपको कहीं ना कहीं से लिंक करवाया होगा। भाषाएं कौन सी है, हिंदी है, देखो हिंदी में तो आपको पता ही है, अंग्रेजी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, बंगाली, उड़िया, कन्नड़। बाकी आप देख लेना, आपकी कोई, आपके स्टेट की कोई भाषा होगी तो वो भी आप देख लेना, है ना। हरियाणी, बंगाली, भोजपुरी, जितनी भी 20 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, तो इसका आंसर तो 1 लाख हो जाएगा ना। भीम भीम का है ना, कि जो भीम ऐप है दोबारा आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिजिटल पेमेंट ऐप लिंक्ड टू गूगल, कि गूगल के साथ ऐसी कौन सी ऐप है कि जो डिजिटल ऐप गूगल से जुड़ा हुआ है। पहला है पेटीएम, दूसरा भीम, तीसरा तेज, चौथा है मोबीक्विक। तो जो तेज है ना वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, गूगल के साथ डिजिटल पेमेंट लिंक हो रखा है। कौन हो रखा है, तेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि which of the following form will be used by an age 60 years for non reduction of TDS, कि TDS कटौती न करने के लिए, कि मतलब TDS नहीं करना चाहिए, जिसकी आपने मेरे को फुल फॉर्म बताने की, TDS की फुल फॉर्म क्या हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, TDS की फुल फॉर्म बताने आपने क्या होगी, कि 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में किस फॉर्म का उपयोग किया जाएगा ताकि उस व्यक्ति का, उस कस्टमर का TDS ना कटे। TDS की फुल फॉर्म बतानी, क्योंकि जो एस है ना उसकी फुल फॉर्म थोड़ा दिक्कत होती है उसमें। टी की तो आप बता दोगे, टी की भी आप बता दोगे, लेकिन जो एस की है वो थोड़ा समस्या है उसमें। आते हैं ऑप्शन पे, फॉर्म 60, फॉर्म 15H, फॉर्म 61 और फॉर्म 15G। जो 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति है, अगर उसने फॉर्म 15H डिपॉजिट करवा दिया है बैंक को, तो उस कस्टमर का TDS सॉरी नहीं कटेगा। ठीक है। TDS की फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, मेरी आदत है पूछने की, अगर आपको बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी आदत है पूछने की।
ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। 15H फॉर्म एक स्वघोषणा फॉर्म है। 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों व्यक्तियों द्वारा कोई टैक्स योग्य आय न होती हुई इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर टैक्स कटौती टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म को फाइनेंशियली सबमिट कराया जाता है। कौन सा? 15H। ठीक है भाई साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन तो सभी होते हैं बशर्ते आप लोग पढ़ो तो। अ पर्सन present a piece of 10 rupees note with exactly 50% area, how much amount can be given to him? कि मान लीजिए आपके काउंटर पे आप कैशियर बन गए और कोई कस्टमर आ गया 10 का नोट लेके। अब वो 10 का नोट लेके जब आ जाता है तो उसका जो 50% एरिया है वो गायब है, यानी 50% बोले तो हाफ। अगर इतना गायब है, इतना ये 10 रुपए है, ये 10 रुपए एक ही नोट है और ये गायब है पूरा पोर्शन, तो आप उस नोट को कितने रुपए में चलाओगे? समझ गए बात मैं क्या कहने वाला हूँ? कि अगर ये पोर्शन गायब है तो आप कितने रुपए में चलाओ? ये कंडीशन आएगी आपके आगे जब आरबीआई, जब कैशियर बनोगे आरबीआई वाला आपके पास नोट एक्सचेंज कराने आएगा, फिर वो पूछेगा कि इस नोट की क्या, कौन सा म्यूटिलेटेड नोट है, आप इसको एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहे हो? अगर इतना कटा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? उसके रजिस्टर ओपन होते हैं। अगर आप जो भी, अगर आप ब्रांचों में काम करते हो तो आपको तो पता ही होगा, इनके रजिस्टर भी ओपन होते हैं कि किस रजिस्टर में क्या मेंशन किया जाएगा, कौन सा नोट मेंशन, क्योंकि आरबीआई वाले आते हैं और सीधे कैशियर के पास जाते हैं कि वो नोट चेंज करना है कस्टमर बन के। फिर उसके साथ जो भी उनकी वार्तालाप होती है फिर वो पॉइंट लिख के जाते हैं फिर कि ना भाई कैशियर को इस चीज का पता नहीं है, जो भी उन्होंने लिखना होगा, है ना। मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। तो जो 50% अगर कटा हो तो कितने रुपए देंगे आप कस्टमर को? पहला ऑप्शन है तो पूरे 10 रुपए देंगे। दूसरा है नथिंग कैन बी गिवन टू, उसको कुछ भी नहीं देंगे। चौथा है कि 10 रुपए की जगह 5 रुपए देंगे, तीसरा। और चौथा है उसको 6 रुपए देंगे। तब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 10 रुपए से लेके, 10 रुपए का नोट से लेके, अगर 10 रुपए का नोट से लेके और 50 रुपए तक का नोट, मतलब 50 का नहीं है ना, 10 20 जो भी नोट होते हैं, अगर वो 50% कटा है तो वो फुल वैल्यू होती है उसकी। ठीक है भाई, उसकी क्या होती है? वो फुल वैल्यू माना जाता है। हाफ होना चाहिए नोट, ऐसे नहीं कि 49% है, नहीं, पूरा 50% होना चाहिए। 20 से कटा है तो फुल वैल्यू में चलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 रुपए में चलेगा, क्योंकि नोट ही 10 रुपए का हो। अगर 20 का होता तो 20 में चलता। समझ गए भाई? देखो नीचे क्या लिखा है। अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए के नोट का एक टुकड़ा 50% क्षेत्रफल के साथ देता है तो उसे 10 रुपए ही दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर किसी नोट के सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े का क्षेत्रफल उस नोट के मूल्य वर्ग के क्षेत्रफल का 50% ज्यादा है तो वो तो पूर्ण में गिना जाता है ना, क्योंकि छोटा नोट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटैचमेंट ऑर्डर इशूड बाय, जो कुर्की का आदेश होता है ना उसको कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तीसरा सीबीआई और चौथा है एसीबी। ऐसी है, ठीक है ऑप्शन। जो अटैचमेंट ऑर्डर होता है ना, एक्चुअली मैंने एक दिन आपको बताया था, मैं तो यही पढ़ा है कि उसको आयकर विभाग करता है ना, कुर्की का आदेश। लेकिन क्या होता है पता है, जो कुर्की का आदेश है वो आपके जो काम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या किसके लिए कर रहा है। मतलब कुर्की का आदेश वैसे एक्चुअली कोर्ट भी जारी करता है, ठीक है। कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुर्की का आदेश दोनों ही जारी करते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, आंसर मैंने इनकम टैक्स ही करा था मैंने। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो कई चीजों में कोर्ट भी कुर्की का आदेश जारी कर रहा था, तो इसलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है भाई, कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है भाई दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पे, जहां पर थोड़ा अपवाद होता है, जहां पर कोई समस्या होती है, तो आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे ओवरलैप है, यहाँ पर ऐसे है। देखते हैं क्या है। आयकर अधिकारी आयकर अधिनियम 1961 की धारा
226(3) 2263 के अनुसार कुर्की आदेश जारी करते हैं। इस आदेश की प्राप्ति बैंकर को आयकर अधिकारियों को वांछित राशि भेजनी होती है। राशि का उल्लेख किए बिना कुर्की आदेश भेजने आदेश नहीं है। तो यहाँ पे तो कौन कर रहा है? आयकर अधिकारी। लेकिन कई मामलों में आपको कोर्ट भी कुर्की करते हुए मिलता है। तो कोर्ट नहीं करता, मतलब आदेश देता है कोर्ट तो कुर्की का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसके लिए, जो पैन नंबर है, व्हाट इज द परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन, PAN। पैन अकाउंट नंबर इज, पैन अकाउंट नंबर क्या होता है? पहला ऑप्शन है 10 डिजिट न्यूमेरिक, कि 10 अंकों का एक न्यूमेरिक होता है, यानी नंबर ही नंबर होते हैं। दूसरा 10 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक, कि इसमें 10 करेक्टर होते हैं अल्फा न्यूमेरिक वाले, उसमें क्या अल्फा भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं। अल्फा बोले तो ABCD। अगला है 10 डिजिट अल्फा, इसमें 10 डिजिट होते हैं वो अल्फा के। और चौथा है 10 डिजिट स्पेशल करेक्टर, इसमें 10 डिजिट के स्पेशल करेक्टर होते हैं। आपको ये देखना, जहां पर अल्फा लिखा होगा ना, अल्फा में क्या आते हैं ABCD। अगर आप अपना पैन कार्ड देखोगे तो उसमें 10 तो डिजिट होंगे करेक्टर, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक होंगे, ABCD होगी और नंबर भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 10 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक। थोड़ा ऑप्शनों से थोड़ा आपने अवेयर रहना है, उनको थोड़ा देखना है। नेक्स्ट क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एसोसिएटेड विद, की भारतीय जो वित्तीय प्रणाली कोड है वो किससे जुड़ा है? पहला है RTGS से, NEFT से, FIUND। आज थोड़ा फुल फॉर्म बता दो मेरे को, मैं डेली डेली चिल्लाता हूँ कि FIUIND, इसकी मेरे को फुल फॉर्म लिख के बताना जरा आप लोग, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है बोथ AND। तो जो ये दोनों ऑप्शन हैं NEFT और RTGS, ये IFSC से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और FIUND एक इंटेलिजेंस यूनिट है, मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म, आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे जरा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज कंपोनेंट ऑफ, ये किसानों के लिए होता है। पर ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स होता है कि एक एक बूंद, और मोर क्रॉप, मोर क्रॉप का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा खेती को उगाना। इस कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है? पहला ऑप्शन है देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखो अब फुल फॉर्म जरूर देखिएगा ना, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री ये स्वनिधि योजना है, जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए थे। ऑप्शन तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सी योजना चलाई थी मोदी जी ने, यानी प्रधानमंत्री ने, मोदी का नाम तो नहीं आएगा, प्रधानमंत्री का नाम है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई थी स्ट्रीट वेंडरों के लिए। और अगली है PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो फसल भी आएगा आपके पास, आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि इन UIDAI में जो ए है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है ऑथोरिटी, दूसरा है ऑथराइजर, तीसरा ऑडिटर और चौथा अकाउंट्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो UIDAI क्या है। अब मैं बताता हूँ, क्या आप जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, सबसे पहले अपनी जेब से, अपने बैग से आधार कार्ड निकालना, जिसमें आपने टिफिन रखा हुआ जिस बैग में, उससे आधार कार्ड निकालना, उस पर लिखा हुआ UIDAI। आपको नहीं आता तो गूगल पे तुरंत सर्च मारिए और इस फुल फॉर्म को जरूर याद करिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटी।
ठीक है, तो आपने फिर इसकी फुल फॉर्म मेरे को बताई देनी, UIDAI की आपको बता दिया है, आधार कार्ड भी मिलेगा आपके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था, कि विच इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, NI बोलते हैं जिसको ना, NI एक्ट होता है जो, वो होता है 1881 का, जो आपके बैंक में कैलेंडर आता है ना, वो NI एक्ट से ही आता है कैलेंडर, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ऑथराइज होते हैं, प्रकरण में लिखित होते हैं, उसको बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है करेंसी नोट, दूसरा है पी नोट प्रोमिसरी नोट ना, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है चेक, ये शायद दोबारा आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा करेंसी नोट। करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है। एक्सप्लेनेशन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया, कल भी मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ RTGS, RTGS का समय कितना है? पहला ऑप्शन है 24/7, यानी अगर आपको इसका मतलब पता होगा ना, 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन है, इसके पीछे लोग 365 लगा देते हैं, 24 घंटे 7 दिन 365, 24 घंटे, हाँ ये नहीं लगता है ना, 7 दिन बस। दूसरा ऑप्शन है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तीसरा ऑप्शन है 10 से 4:30 बजे तक, चौथा है 9:30 से 4 बजे तक। तो आप ही मेरे को बता दीजिएगा कि RTGS का समय कितना है। ठीक है, और अब यहां से मैं शुरू करूंगा जो PNB है उसका प्रैक्टिस, एक तो मेनू ऑप्शन का और एक ATM रिस्पॉन्स कोड, आप जरूर इसको देखिएगा और जुड़े रहें अंत तक क्लास के साथ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे को पता है कई लोग तो पक जाते हैं, कई लोग गाली भी देते होंगे, और बाकी जो बैंकों के हैं वो जा सकते हैं यहाँ से अगर, हाँ और एक चीज बता रहा हूँ मैं, जो भी फिनक्कल होते हैं ना, जो भी मेनू ऑप्शन होते हैं PNB के साथ, आपको बताया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा है, अगर उसके भी एग्जाम चल रहे हैं तो उनके पास भी वही फिनक्कल है, 2-3 बैंकों के पास सेम जैसे PNB फिनक्कल है, मेनू ऑप्शन है, वो सेम टू सेम वही होते हैं जो कि पंजाब नेशनल बैंक के पास है, तो आप भी रुके रहिएगा जरूर। तो बाकी क्विट कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी अगर PNB के हैं सब, तो ये भी जरूर बताएगा सर हम PNB के हैं, बाकी हमारे साथ कोई भी अदर बैंक का नहीं है। तो शुरू करता हूं मैं PNB की आपकी क्लास। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि दिख रहा होगा पूरा सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन। मैं सोच रहा था पहले अलग से लाऊंगा क्लास, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अलग से लाने का कोई जरूरत नहीं है ना, ज्यादा नहीं लूंगा मैं, एक एक पेज मैं इसका ले लूंगा और एक पेज आपके इस कोड का, बाकी एक पेज कल देख लेंगे ना, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। पहला है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ अकाउंट लेजर इंक्वायरी। अगर आप अकाउंट लेजर की इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपके पास मेनू ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है QNILALCAH, दूसरा है ILCAHQN, तीसरा है CAHQILN और चौथा है HACLINQ। देखो, आपको पता है ना अकाउंट लेजर इंक्वायरी, तो देखो AC तो आपको देखो कहाँ दिख रहा है, कि कहीं आपको AC नहीं दिख रहा है, आपको मैंने एक बार पहले ही बताया था, देखो आपको AC दिख रहा है खाली ऑप्शन नंबर 4 में, कि देखो H अकाउंट लेजर और INQ, देखो इंक्वायरी, बाकी आपको इंक्वायरी पीछे वाले किसी में नहीं दिख रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आपने ऐसे ही इसको एलिमिनेट करना है, इसलिए मैं ये चीजें बड़े आराम से और प्यार से बता रहा हूँ। आपके यहाँ से 5-7 नंबर जरूर आएंगे और आप उम्मीद करता हूँ कि इनको क्रैक जरूर करोगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ डिपॉजिट कैश। जो कैश डिपॉजिट का मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है कैश
PDEP, दूसरा है DEP कैश पी, तीसरा है PHCAEPH और चौथा है P कैश DEP। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है P, है ना, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कैश, डायरेक्ट CASH, फोर्थ वाले में देखो आप, और लास्ट में आ रहा है DEP डिपॉजिट। बाकी आपको डिपॉजिट एक पहले ऑप्शन में आ रहा है और एक फोर्थ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन, आपके पास ऐसे मेन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द मेन ऑप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस? जो ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस है उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है STM, दूसरा है MTH, तीसरा है THM और चौथा है MMT। अब देखो फिर यहाँ पर देखो HTM, एच तो है ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस, बाकी आपको कहीं ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस दिख रहा है? तीनों नहीं दिख रहा है। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ पासबुक? अगर आपने पासबुक को प्रिंट करना है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है PBPH, दूसरा है HPBP, तीसरा है PPBH और चौथा है HPPB। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो एच तो है, फिर देखो पास बुक और उसके बाद प्रिंट, HPPB, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करना है दोस्तों, एलिमिनेट। ठीक है, चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन ऑप्शन ऑफ पासबुक प्रिंट रिसेट? पासबुक प्रिंट का रिसेट देखो यहाँ पे लिखा है, इसलिए आपके लिए वो बड़े बड़े लेटर में लिखा गया, कैपिटल लेटर में। पहला ऑप्शन है RPBPH, दूसरा है PBBHR और तीसरा है HPBPR और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, देखो एस तो है उस पर पासबुक प्रिंट रिसेट, देखो पासबुक प्रिंट रिसेट, ये वाला ऑप्शन किस में? PBPR, ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें आपको दिख रहा होगा PHPBPR। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ इश्यूएंस ऑफ पर्सनलाइज्ड चेकबुक? चेकबुक के लिए, ठीक है, इश्यूएंस के लिए चेकबुक। पहला ऑप्शन है CBS CHQBK, दूसरा है CBS QBKHC, तीसरा है BKH CQSBC और चौथा है HCQBCKHB। तो देखो अब आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने चेकबुक देखना है तो चेकबुक देखो लास्ट में कहाँ पर है, CHQ आना चाहिए चेक के लिए और BK आना चाहिए बुक के लिए। कौन सा ऑप्शन है? देखो BK किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है CBS CHQBK। ये है इसको एलिमिनेट करने का तरीका, जो कि पथ प्रदर्शक का है। ठीक है, और PNB वाले खासकर अपना स्कोर जरूर बताएं इसका, और ATM रिस्पॉन्स के कुछ दो चार क्वेश्चन जो मेरे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रॉय चेकबुक? अगर आपने चेकबुक का डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए मेनू ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, देखो चेकबुक आना चाहिए, कहीं है चेकबुक? नहीं है। पहला ऑप्शन है CHBD, दूसरा है BDCH, तीसरा है HCBD और चौथा है BHCD। तो देखो चेकबुक डिस्ट्रॉय एक ऑप्शन आपको कर सकता है समस्या, कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड,
ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फर्स्ट थोड़ा आपको एलिमिनेट करने में दिक्कत आई, क्योंकि जो लास्ट वाले 2 लेटर हैं BD, बुक डिस्ट्रॉय, चेकबुक डिस्ट्रॉय हो गई ना चेकबुक, तो ये दोनों आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका आंसर हो जाएगा CSBD, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये तो थे आपके मेनू ऑप्शन फिनेकल के, जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। अब पढ़ाता हूं मैं आपको ATM रिस्पॉन्स कोड 2-4 जितने भी इसमें होंगे। ठीक है, स्कोर जरूर बताइएगा कितने, आपको इसमें बहुत मजा आएगा अगर आप ATM रिस्पॉन्स कोड देखोगे, और अगर आप उसमें से एलिमिनेट करोगे कि कौन सा कोड किस लिए होता है, फिर आपको पता लगेगा ये तो बहुत थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा हमारे लिए, और आप फिर बोलोगे हाँ यार सर एक बार इसका रिवीजन जरूर करूंगा दोबारा 9 तारीख तक। तो देखो आप अभी होता क्या क्या है। चलो थोड़ा और है मेरे पास, इनको ले लेते हैं जरा। क्या है ये मेनू ऑप्शन, फिर है थोड़ा इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ सेविंग अकाउंट्स ऑफ कस्टमर? कस्टमर का सेविंग अकाउंट के लिए क्या होगा मेनू ऑप्शन? पहला ऑप्शन है HCUSB, दूसरा है CUSHSB, तीसरा है HSHBCU और चौथा है CUSHP। कई तो बोल रहे होंगे क्या HH लगा है, क्या CC लगा है, कई तो गाली भी दे रहे होंगे क्या पढ़ा रहा है पूरा, समझ में तो आ नहीं रहा। लेकिन दोस्त मेरे साथियों, जिस दिन पेपर में आएगा उस दिन आप बोलोगे कि हाँ सर पढ़ा तो था लेकिन आपने पढ़ाया था, फिर आप याद करोगे। फिर इसको एलिमिनेट करने का अच्छा तरीका है कि सेविंग अकाउंट ऑफ कस्टमर। ठीक है, देखो H है, CU है और उसके बाद सेविंग अकाउंट है। ऑप्शन नंबर ए, आपको एक ही मिल रहा है एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ इशुएंस ऑफ ड्राफ्ट? इशुएंस ऑफ ड्राफ्ट के लिए क्या होगा मेनू ऑप्शन? पहला है MTH, दूसरा है STM, तीसरा है TMH, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। STM हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ सिंगल DD? अगर आपने सिंगल DD को प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या होगा मेनू ऑप्शन? पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका HDD प्रिंट, देखो HDD प्रिंट, दूसरा है प्रिंट DDH, तीसरा है DHPRNTS और फोर्थ है DHTHWS। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDD प्रिंट। DD देखो, DS तो आपको पता ही है ना, उसके बाद DD और प्रिंट है। बस इतनी तो बात है दोस्तों यार। क्लास थोड़ा मेरे को आज लंबी लग रही है, गाली दे रहे होंगे कि तो बोले इतना टाइम ले लिया। नेक्स्ट व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ ऑल DD? वो सिंगल DD का था, ये ऑल DD का है। अब यहाँ पे ऑल लग जाएगा, बाकी क्या है देखो कैसे। पहला ऑप्शन है DDSPALL, दूसरा है HDDPALL, चौथा है DDHPALL और चौथा है HDPALLD। तो देखो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा H, यहाँ पर DD हो रही है, यहाँ पर प्रिंट हो रही है और लास्ट में ऑल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसका आंसर तो आपको पहले ही सब पे टिक मार रखे, और ये तो मैंने बोल्ड कर दिया था गलती से और ये बोल्ड हो भी गया था। देखो व्हाट इज द मेन ऑप्शन ऑफ रिप्रिंट? अगर आपने DD को दोबारा प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? पहला ऑप्शन है HDD, देखो HDD के बाद R लिखा है, R का मतलब है री, फिर बाद में क्या लिखा? प्रिंट, PRNT। तो इसका ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए पहले ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा।
एक्चुअली वो गलती से बोल्ड हो गया था वो। नेक्स्ट अगला है व्हाट इज द मेनू ऑप्शन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डीडी। अगर आपने डीडी को कैंसिलेशन करना है तो उसके लिए मेनू ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है डीडीएससी, दूसरा है एडीडीसी, तीसरा है एचडीडीसी और चौथा है सीडीडीएच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एचडीडीसी। और आप अभी इसके बाद एटीएम रिस्पॉन्स कोड देख लें जरा, कैसे क्वेश्चन बना रखे मैंने और कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा बस ज्यादा नहीं लूंगा, 2 मिनट और लूंगा बस, अगर आप सहमत हैं तो। दोस्तों इसकी हिंदी कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन है कि इतना तो आप पहचान ही लोगे कि क्वेश्चन है व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स कोड ऑफ एक्सपायर्ड कार्ड, कार्ड यूज्ड इज एक्सपायर्ड। क्या आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, उसके लिए कौन सा कोड यूज होगा? एटीएम कोड है, ठीक है, एटीएम कोड रिस्पॉन्स बोलते हैं। पहला ऑप्शन है 52, दूसरा है 55, तीसरा है 51, चौथा है 56। तो एटीएम एक्सपायर कोड होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 51। आपको ये वाले क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भी देखने को मिलेंगे जहां मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो इनको भी आप जरूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए डेमो है, अगर आप चाहोगे तो सर हमारे को कल भी चाहिए तो आपको कल भी दिए जाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि आप इसको सही तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं, तो तभी ये कल आएगा, नहीं तो नॉर्मल की क्लास आती रहेगी आपके लिए, है ना। व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स ऑफ इनसफिशिएंट फंड इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। कि मतलब इनसफिशिएंट फंड अगर आपके अकाउंट में डिपॉजिट है इन केस, तो उसके लिए कौन सा एटीएम रिस्पॉन्स कोड होगा? पहला है 59, दूसरा है 56, तीसरा है 58 और चौथा है 60। तो उसके लिए जो एटीएम का जो रिस्पॉन्स कोड होगा वो हो जाएगा आपका 59। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स ऑफ यूजर लिमिट एक्सीडेड। कि उसने जो यूजर है कि ज्यादा बार यूज कर लिया है, यूजर की जो लिमिट है वो ज्यादा एक्सीड हो गई है, इसलिए उसके लिए कौन सा कोड यूज होगा? आपने खाली ये चीजें देखनी है, यूजर लिमिट एक्सीडेड क्या है क्वेश्चन में पूछा हुआ, और कोड क्या है। पहला ऑप्शन है 54, दूसरा है पहला है 64, दूसरा है 54, तीसरा है 61 और चौथा है 60। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ 60 यानी 60। नेक्स्ट व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स इन इनवैलिड क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस अमाउंट। कि इनवैलिड है जो क्रेडिट कार्ड, उसका जो अमाउंट है उसका क्या होगा रिस्पॉन्स कोड? पहला ऑप्शन है 64, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, कहीं आप इनको हल्के में मत ले लीजिएगा। दूसरा है 63, तीसरा है 71, चौथा है 65। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स कोड स्टेटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर द अकाउंट। कि खाते की स्टेटमेंट की जानकारी के लिए कौन सा रिस्पॉन्स कोड होगा? ऑप्शन है 66, 65, 67 और 63। तो स्टेटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर द अकाउंट के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65। ठीक है भाई दोस्तों, और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एटीएम रिस्पॉन्स ऑफ इनवैलिड कैशबैक अमाउंट। कैशबैक अकाउंट इनवैलिड है, उसके लिए कौन सा एटीएम का जो कोड होगा, रिस्पॉन्स कोड, वो क्या होगा? सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिए क्या होगा उसका रिस्पॉन्स कोड। अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो पहला ऑप्शन है 66, दूसरा है 67, तीसरा 61 और चौथा है 64।
तो इनवैलिड कैश बैक अमाउंट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 67 कोड हो जाएगा। तो दोस्तों आज तो था ये बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। जो भी भाई मेरा अंत तक देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम वो पढ़ रहा है ना। और अगर आपका रिस्पॉन्स इसमें सही आया कि हाँ भाई आपने, पता लग जाता है मेरे को कि भाई कितने जो हमारा स्टाफ उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्योंकि फिर मैं यार उतना ही पढ़ा हुआ ना, 15 मिनट 20 मिनट मात्र, क्यों टाइम अपना कंज्यूम करूँ। फिर मैं हार्ड कॉपी से जो बताता हूँ बंदों को, तो क्योंकि मैं प्रिंट भी तो करता हूँ, तो मैं हार्ड कॉपी से बंदों को बताता हूँ। जो बंदे दूसरे ब्रांच में वहाँ हार्ड कॉपी नहीं पहुंच पाती है तो उनके लिए मैं ये चीजें भी करता हूँ, क्योंकि जो बंदे हमारी ब्रांच चुके हैं वो थोड़ा ज्यादा दूर दूर तक फैले हैं ना, तो इसलिए ये चीजें करनी पड़ रही है। इतना लंबा वीडियो अभी देखो मैंने आज इसीलिए लंबा, नहीं तो इतना लंबा वीडियो मेरा आज तक कितनी क्लास रही नहीं, आपने देख लिया होगा। बाकी देखते हैं कल, आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएंगे। आप वहां खुद ही टिक मारोगे, अपने आप ही करोगे जो आपने करना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए सेशन के साथ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर क्लास ठीक थी। और बाकी मेरे को ब्रांच वाले बताते हैं, सॉरी ब्रांच वाले बाकी बैंकों वाले, कि सर हमारा एग्जाम इतनी डेट को है। पीएनबी को छोड़ के ना, पीएनबी वाले तो हैं, उनका तो 9 तारीख को है। उसके अलावा एसबीआई के हैं जो भी होंगे, तो आप जरूर बताएं कि सर हमारी इतने तारीख को पेपर है। क्योंकि मैं देखूंगा ना वेटेज कितना है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे क्या करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।